तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। आदाब, नमस्कार। मैं हूं दीपिका। जो पंक्ति अभी आपने सुनी वो है कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी की लिखी किताब इतवार छोटा पड़ गया से। इस किताब को लोगों का खूब प्यार मिला। प्रतापगढ़ के हरकपुर से ताल्लुक रखने वाले प्रताप सोमवंशी, जिन्होंने रावण के व्यक्तित्व को आज के युग से कुछ यूं जोड़ा जिसकी शायद ही हम और आप कल्पना कर सकें। उन्होंने रावण को जिस नजरिए से हम सबके सामने रखा, वो अलग नजरिया उनके लेखन, कहानियां, कविताओं, गजलों, लघु नाटकों में भी दिखता है। अपनी इसी अलग सोच के साथ प्रताप सोमवंशी ने लिखी है अपनी नई और नाटक की पहली किताब लोई चले कबीरा साथ। 600 साल पहले जन्मी कौन थी लोई? कबीर का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हीं की पत्नी थी लोई। मसीह कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये कहने वाले कबीर पर ना जाने कितना कहा गया है और ना जाने कितना लिखा गया है। जब भी बातें हुई तो बस कबीर की, जब भी लिखा गया तो बस कबीर पर, और जब भी गाया गया तो बस कबीर। कबीर क्या कहते थे, क्या बोलते थे, उनकी तहजीब क्या थी, उनकी विरासत क्या है, इस पर भी खूब बातें हुई हैं। कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, कबीर को लेकर उठे हर सवाल का जवाब कहीं ना कहीं मौजूद है। कबीर की जिंदगी पर तो खूब बातें हुई हैं, लेकिन कबीर की जिंदगी कौन थी, इस पर कम ही लिखा गया है। कैसे लोई ने कबीर की जिंदगी को एक नई दिशा दी, उसी की कहानी बयां करता है प्रताप सोमवंशी का नया नाटक लोई चले कबीरा साथ। कवि पर तो ना जाने कितनों ने कहा, लेकिन प्रताप सोमवंशी ने लोई को चुना। सीधे उन्हीं से सुनते हैं मैंने लोई पर क्यों लिखा। कबीर एक शब्द नहीं है, एक नाम नहीं है। कबीर एक विचार है और कबीर एक दृष्टि है। तो कबीर को हर विचारक, चिंतक, कवि के रूप में आप तो सब जानते हैं। लेकिन कबीर के जीवन में, जो कबीर के जीवन में प्रेम था, कबीर का जो दाम्पत्य था, कबीर की जो एक पत्नी थी लोई, वो जिसके लिए कबीर कहते थे कि लोई मेरी पहचान है, जिसके लिए कबीर कहते थे कि लोई के होने से मैं पूरा होता हूँ, तो मुझे ये लगा कि लोई को जानना यानी कबीर को पूरा जानना है। तो इसी पूरा जानने की तलाश में मैंने एक पुस्तक लिखी, लोई चले कबीरा साथ। चले कबीरा साथ इसलिए कि जो घर फूके अपना चले हमारे साथ, तो लोई से बेहतर तरीके से तो उनके साथ कोई नहीं चली। तो ये पूरी की पूरी पुस्तक जो एक नाटक के रूप में है, ये मैंने लिखी। आज उसी पे कुछ बात करते हैं। मैंने लोई पर क्यों लिखा, इस सवाल को जब मैं खुद से पूछता हूँ तो मुझे कई सफ़रनामे याद आते हैं। एक सफ़रनामा पिछले 13 साल का, जब मेरे पास लोई विचार के तौर पे आई, फिर पुस्तक के रूप में बनी। एक सफ़रनामा 650 साल का है, जब लोई की उपस्थिति थी। तो इसकी जो पड़ताल है, इसकी पड़ताल की ज़रूरत मुझे क्यों पड़ी? ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बहुत सारे जीवन में आपके इस तरह के पात्र होते हैं कि जिनके जरिए आप अपनी बात को कह पाते हैं। एक स्त्री जो बनारस में रहती थी, एक साधारण स्त्री, एक स्त्री जो दलित समाज से आती थी, एक स्त्री जिसने शादी एक ऐसे व्यक्ति से की जो न हिंदू था, मुसलमान। तो और उस स्त्री ने अपने जीवन में क्या किया, एक पड़ताल ये थी मेरे लिए। एक मेरे लिए रीडिस्कवरिंग कबीर भी था, जो मैं बचपन से सोचता रहता था। बचपन में जब हमने कबीर को जाना और कबीर को जब पढ़ा और कबीर को जब समझा, ये जानने, पढ़ने, समझने में एक लंबा अंतराल होता है। कबीर एक ऐसे कवि हैं जो आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल जिस
उम्र में आपको पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाते हैं उस समय समझ नहीं आते। कबीर को समझ आने के लिए एक लंबा अरसा गुजरता है और कई बार तो ये लगता है हमें कि हमें आज तक भी कबीर कितने समझ आए हैं। तो कबीर को समझने की राह में कई सारे मुझे अवरोध मिले। उन अवरोधों का उत्तर भी था ये लोई की पुस्तक। लोई की पुस्तक की ज़रूरत मेरे जहन को इसलिए पड़ी कि मुझे एक ऐसी स्त्री की तलाश थी कि जो एक साधारण स्त्री हो और एक समय एक काल में वो क्या कर रही हो। तो लोई की पड़ताल का जो बीज था वो यहाँ से आता है। मैं सोचता रहता था कि हम जितनी स्त्रियों को जानते हैं वो स्त्रियां कौन हैं। अगर आपके जहन में भी आ रहा होगा तो वो राजाओं की रानियां हैं, बादशाहों के बेगमें हैं, राजकुमारी हैं। अगर आप देखें अप्सराएं, हूर, नर्तकी, गायिका, लेखिका, संगीतज्ञ, इस तरह की तमाम यानी प्रतिभा संपन्न, कुछ उनके जो नाम रहे, कुछ उनका बड़ा योगदान रहा, उस हवाले से हम उन स्त्रियों को पहचानते हैं, जिनमें आप हजारों नाम गिन सकते हैं। झांसी की रानी गिन सकते हैं, गार्गी अपाला गिन सकते हैं, तमाम सारे, रजिया सुल्तान गिन सकते हैं। लेकिन एक साधारण स्त्री क्या कर रही थी, ये मेरे मन में सवाल होता था। इस सवाल का जो उत्तर था, पहला उत्तर मुझे मिला कि सन 2010 में प्रभाष जोशी जी की पहली पुण्यतिथि थी। शेखर सेन का, वहाँ मैं गया था, राजघाट पे आयोजन था। शेखर सेन का नाटक था। लोई कबीर वो सोलो करते हैं, तो कबीर का उनका मंचन चल रहा था। मैं, मेरी पत्नी जैसे दाखिल होते हैं वैसे वो लोई की ओर से संवाद बोल रहे थे, कह रहे थे कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती थी, मैं तो साहूकार के बेटे से प्रेम करती थी। कबीर कहते हैं चलो तुमको मिला लाते हैं। मेरे जहन में खट से वो लोई घुसी कि क्या अब से 650 साल पहले ये संभव था? क्या 450 साल पहले इस तरह के संवाद पति पत्नी, स्त्री पुरुष में संभव थे? यानी जो स्त्री इतनी बोल्ड है, वो स्त्री और कैसी थी? उस स्त्री को मैं जानता नहीं था, उस स्त्री के बारे में मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। मैंने बमुश्किल जो भीष्म साहनी का नाटक है कबीरा खड़ा बाजार में, उसमें 3 पेज में लोई का जिक्र आता है। फिर मैं गया, मैंने, जैसे होता है आजकल कि हम कोई चीज़ होती है सबसे पहले गूगल पे सर्च करते हैं कि लोई पे कुछ है क्या। तो आप सोचिए कि गूगल पे जब आप लोई को, आप खुद अगर लोई डाल के सर्च करेंगे, लोई लिख के, तो आपको ऐसी ऐसी कपोल कल्पित कहानियाँ मिलेंगी जो लोई के व्यक्तित्व से कहीं मेल नहीं खाती थी। तो एक ये भी मेरे पास चुनौती बन के आया कि उस स्त्री को सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाए कि ये जैसी इंटरनेट पे दिख रही है ऐसी तो लोई नहीं। फिर मुझे एक पुस्तक के बारे में पता चला, लोई का ताना, रांगे राघव का उपन्यास, जो अब से तकरीबन 50 साल पहले लिखा गया। उस उपन्यास में लोई के जीवन के कुछ खास हिस्से हैं, पूरा लोई नहीं है, लोई का निधन है और लोई के जीवन के किस्से हैं थोड़े से। तो रांगे राघव ने पुस्तक के ऊपर ही लिख दिया कि कबीर के जीवन पर आधारित उपन्यास, यानी उन्होंने माना कि ये लोई समग्र लोई नहीं। फिर मेरे दिमाग में आया कि समग्र लोई को देखना चाहिए, क्योंकि समग्र स्त्री को देखना चाहिए। समग्र स्त्री 650 साल पहले क्या करती थी। तो इस पड़ताल में हमने खोजबीन करके जो कबीर पंथी थे उनसे बात की। बहुत सारे लोगों ने तो मुझे मना किया कि आप मत लिखिए, क्योंकि लोई कहीं थी ही नहीं, लोई का कोई लिखित इतिहास नहीं है। तो मैं विनम्र निवेदन के साथ ये भी कहना चाहूँगा कि कबीर का भी कुछ लिखित इतिहास नहीं, श्रुतियों से ही चीज़ें आई हैं। और एक समय के बहुत समय बाद, करीब अब से 125 साल पहले, कबीर लिखित रूप में हमारे सामने आते हैं। उससे पहले सब श्रुति के आधार पे कबीर आए। तो मैं ये सोचने के बजाय कि क्या लिखित है, क्या लिखित है, मैं तो उस पात्र की तलाश कर रहा था जो लोई जी के चली गई 650 साल पहले, 600 साल पहले जो वो जी के गई। तो उस पात्र की तलाश थी मुझे। तो मुझे लगा कि मैं क्या हूँ,
क्या मैं इतिहासकार हूँ? उत्तर मिला नहीं। क्या मैं अध्येता हूँ? मैं तथ्य को स्पष्ट करने वाला नहीं। मैं, मेरे भीतर का जो एक कथाकार है, जो एक किस्से के जरिए, एक कहानी के जरिए अपनी बात को कहना चाहता है, उसको एक स्त्री मिल गई है 650 साल पहले। वो स्त्री जो सब स्त्रियों से अलग है, वो स्त्री जिस स्त्री की पहचान कोई हमारे समाज में नहीं है अभी। तो मैंने कहा चलो लोई की पहचान के बहाने मैं उस 600 साल पहले की स्त्री को पहचानता हूँ, की कोशिश करता हूँ, और इसी बहाने बहुत सारी चीज़ें मुझे और मिलती जुलती जाएंगी। तो इस तरह से मैंने जो यात्रा आरंभ की अब से 12-13 साल पहले, वो यहाँ से मेरी यात्रा शुरू हुई। विचार में लोई उस दिन एक संवाद में आई, संवाद के बाद विचार में आई, विचार के बाद तलाश में आई, और तलाश के बाद पूरी जब कहानी बुनी गई तो पूरी कहानी बुन के इस तरह से आई। अब जब पूरी कहानी आई तो मैं सबसे पहले मैंने सोचा कि मैं एक लंबी कविता लिखता हूँ लोई की। तो मैंने लंबी कविता लिखने की शुरुआत की। 5-7 पेज में बात बन नहीं गई। जैसे गालिब ने कहा था कि गज़ल का दामन तंग है, तो उन्होंने इसलिए नहीं कहा था कि गज़ल का दामन तंग है, बल्कि पोइट्री की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशन ही उसकी खूबी है, लेकिन लिमिटेशन है तो है। तो मुझे लगा कि नहीं, और वो हो सकता है मेरे लिए लिमिटेशन हो, दूसरों के लिए ना हो, लेकिन मेरे लिए लिमिटेशन ये बनी कि जब मैं लिख रहा था तो मुझे लगा नहीं, ये लोई वैसी नहीं है जैसे मेरे विचारों में, मेरे भीतर समाई हुई है। फिर मैंने कहा उपन्यास लिखता हूँ, एक पीरियड नॉवेल लिखता हूँ। लेकिन जब मैं उपन्यास लिखने की मैंने शुरुआत की, मैंने कुल 7-8 पेज लिखे होंगे, तो लगा कि नहीं, ये बात नहीं, लोई तो बोल रही है मेरे भीतर, बात कर रही है। और यहाँ मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, चीज़ें हैं, बातें हैं, सब मिलजुल रहा है। तब ये लोई के साथ इंसाफ नहीं है, लोई पूरी नहीं आ रही। तो माध्यम क्या हो? तो स्वाभाविक तौर पे एक माध्यम आया कि एक लंबा नाटक लिखा जाए। लंबे नाटक लिखने की मेरे सामने चुनौती ये थी कि मैंने आकाशवाणी के लिए या विद्यार्थी दिनों में कुछ कहानियों के मैंने नाट्य रूपांतर किए, जिसके मंचन वगैरह हुए, बस इतना तक मेरा रिश्ता था। वाकई में एक नाटक के गंभीर दर्शक और जो क्लासिक नाटक हैं उनका एक पाठक के तौर पे मैं नाटक था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कभी नाटक लिखने की, या यूँ कहें कि मुझे कोई इस तरह से प्रेरणा नहीं बनी कि मैं किसी पे नाटक बड़ा लिखूं। लेकिन जब मैंने नाटक सोचा तो मुझे लगा कि हाँ, और मैंने जब पहला उसकी शुरुआत की तो ये लगा कि हाँ, ये बिल्कुल नाटक जैसा कुछ है। तो मैं बड़ा मुग्ध था। मैंने पूरा नाटक लिखा, और नाटक लिखने के बाद जब मैंने पूरी किताब तैयार कर ली तो मैंने नाटक के एक बहुत गुणी और जानकार पंडित नरेश मिश्र, अब वो 90 बरस के होंगे, यानी तब वो 80 बरस के थे, तो मैंने उनको दिखाया। तो उन्होंने कहा कि मेरा हौसला दिया कि आप तुमने नया विषय चुना है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब दो लोग सामने आमने बात करते हैं तो कहते हैं कि साफ साफ बात करो, नाटक मत करो। लेकिन जब तो यानी नाटक में होता क्या है? साफ साफ बात नहीं होती है ना। तो बात आपको घुमा के कहनी है, बात उस पात्र के जरिए कहनी है। पात्र इस रोचक अंदाज से कहेगा कि दूसरी को बात समझ में आ जाए। तो ये जो चीज थी, तो उन्होंने कहा मैं तुमसे उल्टी बात कहता हूं। मैं कहता हूं साफ साफ बात मत करो, नाटक करो। इसमें नाटक मिसिंग। तो मुझे तो तुरंत झटका लगा। मुझे लगा यार, तो किताब मैंने इतनी मेहनत की, इतना किया, मैं मुग्ध भी था। फिर उन्होंने कहा नहीं, इसमें नाटक के जो एलिमेंट्स हैं उस नजरिए से देखो। एक लाइन का सूत्र वाक्य पकड़ा दिया कि साफ साफ बात मत करो, नाटक करो। फिर मैं आया, और जब मैंने इस एक लेंस उन्होंने पकड़ाया, उस लेंस से जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सारी खामियां नजर आई।
लेंस आपको बारीक तौर पे देखने के लिए प्रेरित करता है, तो खामियां लगी। मुझे लगा नहीं, ये तो बना नहीं पा। ये मैं उपन्यास लिख नहीं रहा था, लेकिन ये कहानी का ही एक विस्तार है, ये नाटक नहीं। फिर मैंने नए सिरे से करीब 1 साल तो मैंने किताब रखी थी। 1 साल के बाद फिर पकती रही चीज़ें, फिर मैंने नाटक लिखने की शुरुआत की। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे कितने सारे ड्राफ्ट लिखने पड़े, क्यों लिखने पड़े, और क्या पूरी एक यात्रा होती है एक पात्र के पुस्तक रूप में आने में, और पुस्तक रूप में एक लेखक के पास क्या क्या चुनौतियां होती हैं, उसके फिक्र। 1 साल बाद मैंने पुस्तक लिखी। पुस्तक लिख के फिर मैंने थिएटर के जो लोग मेरे जानकार लोग हैं उनको मैंने पढ़ाया। उन्होंने कुछ छोटे छोटे सुझाव दिए, उनके सुझाव को मैंने शामिल किया। शामिल करने के बाद जब मुझे लगा कि नहीं, किताब हो गई है, तो मैं लेकर गया चित्रा मुद्गल जी के पास। तो आदरणीय चित्रा मुद्गल जी ने पूरा पढ़ा और उन्होंने ये कहा कि मैं इसका आखिरी सीन पढ़ के रात में रोई। तो मुझे लगा कि चलो कुछ तो बात हुई, लेकिन उन्होंने एक वैचारिक सवाल किया कि कबीर के बहुत सारे स्त्री विरोधी पद है, जिस नाते तमाम सारे विचारक दार्शनिक उन्हें स्त्री विरोधी भी कहते हैं। तो एक स्त्री जो उनके घर में रहती थी, जो इतनी आदर्श स्थिति में थी, जिसने जीवन जिया जैसे तुम्हारी पुस्तक में है, वो उस समय क्या कर रही थी जब कबीर ये सब लिख रहे थे। तो मैंने उन्हें उत्तर देना चाहा, तो उन्होंने कहा मुझे उत्तर मत दो, नाटक में दो, क्योंकि नाटक में जब उत्तर दोगे तब लोगों को उत्तर मिलेगा। अब तब पूरा कबीर, समग्र कबीर उनकी समझ में आएगा और समग्र लोई समझ में आएगी। तब मैंने फिर एक सीन उसमें जोड़ा, उस किताब को नए सिरे से लिखा। किताब में एक सीन जोड़ा कि लोई कैसे बाहर से आती है, कैसे वो कबीर से इसी तरह के एक कबीर का पद है, उसकी एक पंक्ति है कि कुल बुरनी चली है गंगा नहाए। तो वो उससे कहती है कबीर से कि तुमने ये क्यों कहा औरतों के लिए। तो कबीर उसको जवाब देते हैं कि मैं स्त्रियों के लिए क्यों कहूँगा, क्या तुम स्त्री नहीं हो? क्या मुझ जैसे अनाथ को जिस माँ ने पाला वो स्त्री नहीं है? मेरी बेटी स्त्री नहीं है? मैं वो जो कहता हूँ पशु पक्षी से, पौधों से प्रेम करो, और मेरा साईं तो मुझे सबसे प्रेम करना सिखाता है, तो मैं स्त्री के विरोध में क्यों रहूंगा? लेकिन मैं स्त्री अगर गलत कर रही है तो उसे छोड़ दूं, ये नहीं संभव है। तो फिर ये जो मैंने अध्याय जोड़ा, इस अध्याय से ये एक स्थापना आई जो तमाम सारे विचारकों को मैंने पढ़ा था। स्थापना आई, और कबीर खुद भी कहते हैं कि सब कहते हैं कागज देखी, मैं कहता हूं आंखें देखी। तो कबीर के आंखों में एक कैमरा था समाज को देखने का, तो उस कैमरे से वो कैप्चर करते थे। तो उनके दोहे जो हैं अपने समय की व्याख्या है, उनको समग्रता में देखना होगा, क्योंकि उन्हें जब हम जोगियों के लिए देखते हैं तो लगता है कबीर जोगी विरोधी हैं, जब हम स्त्री के लिए देखते हैं तो स्त्री विरोधी हैं। कबीर को हम अपने अपने हिसाब से अपने विरोध या समर्थन में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कबीर अपने समय के ऐसे दृष्टा थे जो उस समय के दृश्य को कैद रखते थे और दृश्य की व्याख्या करते थे। तो मेरे लिए लगा कि हाँ, इस तरह से इस नाटक के हिस्से से मैं कबीर की भी एक जो पुनर्व्याख्या की कोशिश है उसमें भी कुछ मैं कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ। लेकिन इसको भी लिखते समय बचाना था कि कहीं एकदम उपदेश जैसा, प्रीचिंग जैसा ना हो जाए। जो नाटक के जो सौंदर्य होता है, नाटक में जो नाटक की बात मैंने की, नाटक में जो नाटक है वो न मिस हो जाए। तो मैंने उसको लिखा, इस तरह से मैंने उसको पूरा किया। फिर मैंने थिएटर के बहुत सारे NSC के एक विशेषज्ञ और हम सब के वरिष्ठ अमिताभ श्रीवास्तव, उनको मैंने पढ़ने के लिए दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई इसमें नाटक के लिहाज से कई सारी चीज़ें मुझे कम सूट कर रही हैं, तो ये
पॉइंट्स उन्होंने कुछ गिनाए, वो देख लो। पात्रों में कई सारे छोटे छोटे बदलाव थे, जैसे उन्होंने कहा कि तुमने आखिरी सीन में लिखा है कि कबीर, आखिरी सीन में नहीं, बीच के चौथे सीन में लिखा है कि कबीर उसको कंधे पे लोई को लेके जा रहे हैं, और लोई को जो कंधे पे लेके जा रहे हैं वो सीन तकरीबन 8-10 मिनट का है अगर वो मंचन होगा। तो उन्होंने कहा कि इतनी पतली मैं लोई कहाँ से ढूंढूं, इतना मोटा कबीर कहाँ से ढूंढूं, और कबीर को भी पतला ढूंढना है कि जो उसको कंधे बिठा के घूमे, और वो कैसे स्टेज पे संभव होगा। तो ये जो रंगमंच की सीमाएं थीं, रंगमंच की सीमाओं को उसमें शामिल करना, ये भी फिर मेरा जो हिस्सा था इससे पूरा हुआ। और हालांकि अभी भी तमाम सारे जो जिन्होंने नाटक पढ़ा है उन्होंने बताया है कि अभी यहाँ अब सीमाएं बची हैं, और मुझे भी लगता है कि स्वाभाविक तौर पे, और मैं, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो अपने लिखे पे कभी संतुष्ट रह नहीं पाता, और किताब आखिर में जाते जाते भी मैं उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली करता रहा। एक दिन अचानक ऐसे ही मैंने उसको बंद किया कि नहीं, अब चीज़ ठीक नहीं रहेगी, और मेरा एक शेर है कि मुझे अपने किए में कुछ ना कुछ कम दिख ही जाता है, कभी ऐसा नहीं लगता, कभी वैसा नहीं लगता। और तो इस तरह से ये चीज़ पूरी हुई, और ये जो नाटक है मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि ये नाटक कैसे बजरिए लोई मैंने कबीर को देहरी के भीतर जाके देख लिया। मैंने जिस कबीर को देखा था वो कबीर दुनियावी कबीर है, दुनिया में सबको उपदेश दे रहा है, लेकिन कबीर जीवन में क्या कर रहा है, अलौकिक ईश्वर से प्रेम करना सिखाने वाला, पाखंड के खिलाफ। लेकिन कबीर का जो दाम्पत्य था, कबीर का जो जीवन था, ये हम मुझसे अछूता था, और ये आपसे भी अछूता होगा। तो आपको भी कबीर के जो जीवन का ये हिस्सा है, कबीर के जीवन का जो प्रेम है, कबीर के जीवन का जो रस है, वो पहली बार किसी पुस्तक में आपको मिलेगा। कैसे कबीर चादर बुनने वाले जो लहे थे, झीनी झीनी बीनी रेर चदरिया, कबीर ने एक ही चुनरी बिनी अपने पूरे जीवन में, वो भी अपनी पत्नी के लिए, लुई के लिए। उसका क्या किस्सा है कि कैसे कबीर उसको, उस चुनरी को कैसे लुई को देते हैं, कैसे वो आखिरी सीन तक कबीर और लुई के साथ वो चुनरी भी सफ़र करती है, जो वो भी शामिल रहती है वहाँ पर। तो स्वाभाविक तौर पे इस तरह से मुझे कबीर, एक नए कबीर मिले, लोई मुझे एक नए रूप में मिली, और मैं जिस कबीर लोई की तलाश में निकला था 10-11 साल बाद जब मैंने ये पुस्तक लिखी, तो मेरे भीतर भी काफ़ी कुछ नया आया जो मुझे आगे सोचने में मदद करता है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।